हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 नवंबर दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए अब मुख्य समाचारों में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे एक नज़र डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। आज 7 नवंबर 2025 को महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन सी.वी. रमन का जन्मदिन है। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुपचली में हुआ था। रमन ने प्रकाश के परिवर्तन और बिखराव के अध्ययन में अपनी अद्भुत खोज की, जिसे रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहा जाता है। इस खोज के उन्हें 1923 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला। वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इसमें रिकॉर्ड 64.46 वोटिंग दर्ज की गई है। यह पहले चरण की अब तक की सबसे अधिक वोटिंग है। 2020 के मुकाबले में लगभग 8% ज़्यादा। इस चरण में 18 जिलों में 121 विधानसभा सीटों पर लगभग 3.75 करोड़ मतदाताओं ने हिस्सा लिया। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्वक सुगम बताया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस चुनावी चरण में 1314 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें राजद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत बिहार के अन्य 16 मंत्रियों की राजनीतिक किस्मत भी ईवीएम में बंद हुई है। मतदान के बाद राजनीतिक विश्लेषक इसे एनडीए के पक्ष में एक मजबूत संकेत के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए चुनौतीपूर्ण दौर है, क्योंकि एनडीए ने पहले चरण में बड़ी बढ़त बना ली है और ये जनता का उत्साह एनडीए के लिए काम कर रहा है। चुनावी माहौल में नीतीश कुमार को हटाना आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन एनडीए को मिल रहा है। मतगणना 14 नवंबर को होगी और सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है। यह रिकॉर्ड मतदान किसी गठबंधन के पक्ष में जाएगा। इस चरण में महिला मतदाताओं की भागीदारी भी बहुत अच्छी रही, जिसमें चुनाव को लोकतंत्र की मजबूत तस्वीर पेश करता है। इस प्रकार बिहार चुनाव के पहले चरण में उच्च मतदान नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के लिए चुनौतीपूर्ण मुकाबले की स्थिति बनाए रखते हुए संभावित मजबूती का इशारा किया है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 7 नवंबर 2025 को मेघालय में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि इस दिन गैरोरी जनजाति में पारंपरिक त्यौहार बांग्ला फेस्टिवल मनाया जाता है। यह फेस्टिवल कटाई का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने मेघालय में इस दिन बैंक हॉलीडे घोषित किया है। बाकी पूरे देश में 7 नवंबर को बैंक समान रूप से खुले रहेंगे। इस दिन मेघालय के लगभग सभी बैंक बंद रहेंगे, इसलिए मेघालय में रहने वाले और बैंकिंग कार्य किए जाने वाले लोग इस बात का ध्यान रखना होगा और आवश्यक बैंकिंग काम पहले ही पूरा कर लें। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर 2025 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर सिमुलेटेनियसली रवाना करेंगे। ये 4 नई ट्रेनें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। नई भारत वंदे एक्सप्रेस ट्रेनें देश के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा समय को कम करेंगे, क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाएंगे, पर्यटन को प्रोत्साहन करेंगे और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देंगी। बनारस, खजुराहो और वंदे भारत एक्सप्रेस महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत होगी। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर कर। कोटा नगदा सेक्शन में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन के लोको पायलट की केबिन में पानी से भरे 3 गिलास रखे गए थे, ताकि उसमें रफ्तार पर ट्रेन की स्थिरता और कंपन का परीक्षण किया जा सके। नतीजा था कि इतनी तेज रफ्तार के बावजूद गिलासों के पानी में से एक बूंद भी नहीं छलका। यह दर्शाता है कि ट्रेन पूरी तरह से स्थिर और ऑटोमेटिक तरीके से संचालित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष भर में चलने वाले समारोह का उद्घाटन 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 नवंबर को देश में 150 महत्वपूर्ण स्थानों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान के साथ होगी। इसके बाद स्वदेशी उत्पादों का उपयोग की शपथ भी ली जाएगी और समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम, इतिहास पर प्रदर्शन, लघु भित्ति चित्र, फिल्मों का प्रदर्शन और स्मारक डाक टिकट तथा सिक्का जारी करने जैसे आयोजन होंगे। भाजपा भी इस अवसर पर 7 नवंबर 2026 तक कई कार्यक्रमों के माध्यम से मनाएगी, जिनमें कविता लेखन, पाठन, चित्रकला जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इस वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के महत्व को यादगार बनाना और देशव्यापी एकजुटता को बढ़ावा देना है।
चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 7 नवंबर 2025 को नासा इसरो ने के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह का परिचालन शुरू होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस दिन एक कॉन्क्लेव में इस उपग्रह को आधिकारिक रूप से ऑपरेशन घोषित किया जाएगा। यह उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था और इसका मिशन पृथ्वी की भूमि, वनस्पति, बर्फ की सतह की निगरानी करना है। निसार उपग्रह दोहरी सिंथेटिक उपचर रडार तकनीक के साथ काम करता है, जो हर 12 दिन में पृथ्वी की सतह पर स्कैन करता है और इस उपग्रह की शुरुआती डेटा जांच उत्कृष्ट रही है और यह पर्यावरण, कृषि, जलवायु की निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। इसलिए 7 नवंबर से आधिकारिक रूप से परिचालन में लाया जाएगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी मंदिर से शुरू होकर वृंदावन तक लगभग 145 किलोमीटर लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालेंगे। यह पद यात्रा 10 दिनों की होगी, जिसमें प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर पैदल यात्रा एकता, सामाजिक सद्भाव, सनातन और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में संत जया किशोरी और अनिरुद्धाचार्य भी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रतिदिन 7 सप्ताहों का भी आयोजन होगा, जिनमें सामाजिक सद्भाव, यमुना सफाई, गौ माता रक्षा, हिंदू एकता आदि शामिल हैं। यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में महासभा के साथ होगा। इस दौरान व्यापक व्यवस्थाओं का भी प्रबंध किया जाएगा, जिसमें भोजन, जल, मेडिकल सुविधाएं और लाइव स्ट्रीमिंग शामिल हैं। ट्रैफिक नियंत्रण जैसे इंतजाम भी छतरपुर मार्ग के विभिन्न हिस्सों में किए गए हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया है। मैच करारा ओवल गोल्ड कास्ट में खेला गया, जहां भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पे 167 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम में 18.2 ओवर में 119 रन पे ऑल आउट हो गई। भारत की जीत में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को 2-2 विकेट और जसप्रीत बुमराह, हरदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती को 1-1 विकेट अहम रहा। शुभमन गिल ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा 46 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों के सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त बना ली है और आखिरी मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में सीरीज का 3-1 से जीतने का मौका होगा। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर कर। राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग 25 लाख वोटर चोरी होने का आरोप लगाया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोटर लिस्ट में फर्जी तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल कई मतदाताओं के वोटर कार्ड में किया गया, जो कई बूथों पर वोट देने में काम आई है। हालांकि उस तस्वीर वाली ब्राजीलियन मॉडल ने यह साफ किया कि उन्होंने भारत में कभी वोट नहीं दिया और उनका नाम का इस्तेमाल फर्जी वोटिंग में हुआ है, ना कि वो खुद इस क्रियाकलाप में शामिल हैं। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी वोट चोरी के आरोप लगे हैं। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर वोट चोरी की रक्षा करने का बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि उनका संरक्षण बंद होना चाहिए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर चुनाव प्रक्रिया में गलत काम करने और बड़ी धांधली करने का आरोप लगाया। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया है। वो कहते हैं कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य कमियों को दूर करना है और चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वोट चोरी का आरोप संविधान का अपमान है और चुनाव आयोग इस तरह से राजनीतिक दबाव से डरने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पूर्वस्थली ब्लॉक 2 के ललितपुर इलाके में एक तालाब की सफाई के दौरान सैकड़ों आधार कार्ड का बंडल मिले हैं। यह घटना 4 नवंबर से चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण शहर के हुई। लोग जब ये तालाब की सफाई करे तब उन्होंने पानी में एक बड़ा बोरा पाया, जिसमें सैकड़ों आधार कार्ड मिले। इस मामले में राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा ने इस घटना को एसआईआर के बाद फर्जी आधार कार्ड को नष्ट करने का साजिश बताया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये पुराने डुप्लीकेट कार्ड हो सकते हैं। स्थानीय पुलिस ने सभी आधार कार्ड को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। इस घटना को एसआईआर प्रक्रिया का कोई संबंध नहीं बताया गया है और जांच जारी है और ये कार्ड किसने और क्यों तालाब में फेंके। राजनीतिक रूप से यह मामला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण बना हुआ है। भाजपा ने राज्य सरकार के भरोसेमंद मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, जबकि तृणमूल ने इस मामले को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। पुलिस प्रशासन इस मामले को पूरी विस्तार से जांच कर रहा है।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। हरियाणा में टेस्ला कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का ऑफर मिला है। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को टेस्ला को हरियाणा में विनिर्माण इकाई लगाने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार यदि टेस्ला हरियाणा में अपना प्लांट लगाता है तो इससे न केवल कंपनी की बिक्री बढ़ेगी बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमत पर इलेक्ट्रिक कारें भी मिल सकेंगी। साथ ही हरियाणा की इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति बेहतर प्रोत्साहन, मजबूती, बुनियादी ढांचा और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल प्रदान कर रही है। इस कदम से राज्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास में तेजी आ सकती है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर को। रिलायंस इंडस्ट्री रूस से तेल आयात को घटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका यूरोपीय संघ द्वारा रूस की प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट और लुकोइल पर 21 नवंबर से कड़े आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के कारण रिलायंस ने अक्टूबर में रूस से तेल आयात में करीब 24% की कमी की है। कंपनी ने उन रूसी संस्थाओं से तेल खरीदने को रोकने की योजना बनाई है जिस पर अमेरिकी प्रतिबंध है, ताकि अमेरिका और यूरोपीय बाजारों तक अपनी पहुंच बनी रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। एक नजर से आज के सोना चांदी के भाव पे 7 नवंबर 2025 को भारत में सोने और चांदी के भाव इस प्रकार हैं। 24 कैरेट सोना लगभग 1,31,964 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना लगभग 1,21,574 प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट सोना लगभग 99,471 प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी लगभग 1,53,300 प्रति किलोग्राम। दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में सोने के दाम थोड़े बढ़े हैं, जबकि चांदी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX की एक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,20,522 प्रति 10 ग्राम है। स्थानीय बाजारों में त्योहार और वैश्विक आर्थिक कारकों के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों और खरीदारों में पहले वर्तमान बाजारी भाव जरूर परख लें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद में कहा है कि वो दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा यानी फ्रॉड कैसे कर सकती है। दायर की शिकायत पर सुनवाई में जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि पतंजलि अपने उत्पादों को सर्वोत्तम कर सकते हैं, पर दूसरे को धोखा कहना सही नहीं है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि धोखे की जगह पतंजलि लो क्वालिटी या कमतर गुणवत्ता ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धोखा एक नकारात्मक और अपमानजनक शब्द है, जिनका उपयोग विज्ञान में सभी अन्य च्यवनप्राश उत्पादों के खिलाफ करना मानहानि माना जाएगा। दायर ने शिकायत की और कहा कि पतंजलि के विज्ञापन उनके उत्पाद के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है। अदालत ने कहा कि तुलना करना चलेगा, लेकिन अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई अभी तय होना बाकी है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में फिर से समन भेजा है। उन्हें 14 नवंबर 2025 को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यह उनकी दूसरी बार पेशी होगी क्योंकि अगस्त में उनसे पूछताछ की गई थी। ईडी ने अनिल अंबानी कई समूह कंपनियों से 7500 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त कर रखी है। इसमें मुंबई के पाली हिल स्थित उनका आवास, दिल्ली का रिलायंस सेंटर और देश के अन्य शहरों के ऑफिस, जमीन तथा फ्लैटें शामिल हैं। यह कार्रवाई PMLA की धारा 5(1) के तहत की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के साथ साथ सार्वजनिक धन की कथित दुरुपयोग तथा लेन देन के मामले में भी ईडी ने इस कदम में अनिल अंबानी और उनके समूह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस समन के बाद उनके समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी साइट 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की है। ईडी ने इनके 11.14 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इनमें सुरेश रैना के नाम पर 6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड और शिखर धवन के 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है। जांच में पाया गया कि दोनों खिलाड़ियों ने विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध किए थे और इस अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़े थे। ईडी ने जांच में यह भी सामने आया कि भुगतान विदेशी माध्यमों से किए गए, जिनमें अपराधों की आय को छिपाने का प्रयास किया गया। इस मामले में राज सिंह, रॉबिन थप्पा अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रितेला, मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा से भी पूछताछ की जा चुकी है। जांच जारी है और आगे और भी नाम इस मामले में आ सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के परिवर्तन निदेशालय ईडी ने जम्मू कश्मीर के नार्को टेरर फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जम्मू और कश्मीर के कुल 6 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें पूर्व विधायक और मंत्री जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह के कठुआ स्थित घर की भी तलाशी ली गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हाल में ही हुई $1 अरब की सोयाबीन डील का प्रभाव भारतीय किसानों और सोयाबीन निर्यातकों पर पड़ने की संभावना है। बांग्लादेश जो पहले भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन खरीदार था, अब अमेरिका से सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली सोयाबीन आयात करने की दिशा में बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भगवंत मान सरकार ने पंजाब को देश का पहला एंटी ड्रोन कवरेज वाला राज्य बना दिया है। इस पहल के तहत पंजाब में 9 अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले ड्रोन को पहचानने और उनके ऑपरेटर को लोकेशन तक पता लगाने में सक्षम है। यह सुरक्षा व्यवस्था पंजाब की सीमा सुरक्षा को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में मजबूत बनाती है और सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने में काफी प्रभावी साबित हो रही है। मान सरकार ने इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में 3000 AI सक्षम CCTV कैमरे लगाए हैं और 19,523 ग्राम रक्षा समिति गठित की है, जो स्थानीय स्तर की नशा और तस्करी के खिलाफ चौकसी बरत रही है। इसके साथ ही 5000 होमगार्ड्स की तैनाती भी की गई। इन प्रयासों के लिए कुल लगभग 110 करोड़ रुपए के बजट आवंटित किया गया है। इस रणनीति ने पंजाब की सीमा सुरक्षा में सुधार हुआ है। ड्रोन के जरिए नशा और हथियार तस्करी के प्रभाव पर रोक लगा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता काफी तीव्र गति से चल रही है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा जताया कि यह समझौता बहुत जल्द ही अंतिम रूप लेगा। यह चौथे दौरे की वार्ता 3 से 7 नवंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित हुई है, जिसमें दोनों देशों ने वस्तुओं, सेवाओं और मूल नियमों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केंद्रित चर्चा की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 नवंबर 2025 की शुरुआत में बर्फबारी हो चुकी है। कश्मीर के घाटी के गुलमर्ग, सोनमर्ग, बारामूला, अनंतनाग आदि क्षेत्रों में हाल में बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके सफेद चादर से ढक गए हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम सहित कई जगहों पर भी बर्फबारी हुई है और केदारनाथ क्षेत्र में भी बर्फबारी का समाचार आया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू, कुन्नूर और मनाली जैसे उच्च स्थानों पर ताजा हिमपात दर्ज हुआ है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तूफान काल में गिने फिलीपींस में भारी तबाही मचाई है, जिससे अब तक 241 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। इस तूफान के दौरान तेज हवाओं और बाढ़ के कारण हजारों घर जलमग्न हो गए। करीब 5.6 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से लगभग 4.5 लाख लोगों को आपातकाल शिविरों में आश्रय दिया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ताकि राहत और बचाव कार्यों में तेजी से अंजाम दिया जा सके। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर पर एक नजर रखते 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। फिलीपींस में तूफानी काल मेगी में भारी तबाही मचाई, 241 लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हुए, बचाव कार्य जारी है। दूसरा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता में तेजी, जल्द ही समझौता अंतिम रूप लेगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू, तापमान में गिरावट, ठंड का असर बढ़ा। चौथा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे की संभावना जताई, प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक और वार्ता की। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराफ पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। छठा, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 मैच में 28 रनों से हराकर श्रीलंका 2-1 से बढ़त बनाई। सातवां, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे भारत को स्मरणोत्सव के शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। आठवां, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 64.69% मतदान हुआ, चुनाव प्रक्रिया सुचारू। नवम, बाल्यकाल में अत्यधिक चीनी सेवन का स्वास्थ्य पर दीर्घकाल पर असर पर नई वैज्ञानिक जानकारी सामने आई। 10वां, विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौसम की सक्रियता जारी, कई क्षेत्रों में 22 और बर्फबारी का अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देखते हैं आज के मौसम के हालचाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट और ठंडी बढ़ी है। दूसरा, दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है, साथ ही ठंड और तेज हवाओं का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तीसरा, भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है और कहीं मूसलाधार बारिश तो कहीं बर्फबारी के अलर्ट जारी किए गए हैं। चौथा, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पांचवा,
उत्तर भारत मानसून में सक्रिय होने से पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। छठा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में बादलों की आवाजाही से अस्थायी हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सातवां, दिल्ली में अगले दो दिनों तक बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड और बढ़ेगी। आठवां, बिहार में 10 दिसंबर तक सर्दी और कोहरे की संभावना बनी हुई है। नौवां, मौसम विभाग ने उत्तरी भारत में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया, जिससे ट्रैफिक और उड़ान प्रभावित हो सकती है। 10वां, भारत के पूर्वी हिस्से में 2 तूफान सक्रिय, जिनकी वजह से वहां भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के राशिफल के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। मेष राशि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकावट आ सकती है। वहीं वृषभ राशि की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य रुक कर सकता है, आर्थिक तनाव हो सकता है, धैर्य बनाए रखें। वहीं मिथुन राशि की बात करें, कलर व्यापार में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक है। कर्क राशि की बात करें तो भाग्यशाली दिन, नए अवसर मिलेंगे, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वहीं सिंह राशि की बात करें तो घर तक संतुलन बनाए रखें, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। कन्या राशि, कार्य क्षेत्र में सफल होंगे, ध्यान काम करें, स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुला राशि, साझेदारी में सभी रिश्ते सुधरेंगे, नए संपर्क बनेंगे। वृश्चिक राशि, पार्टनर के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे, सावधानी बरतें। धनुष, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, नए अवसर मिलेंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। मकर राशि, रोमांटिक जीवन में प्रगति, स्थिरता और सुकून मिलेगा। कुंभ राशि, सहयोग मिलेगा, भावनात्मक संतुलन बना रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। मीन राशि, भावनात्मक स्थिरता आवश्यक, छोटे यात्रा के योग धन के लाभ के संकेत हैं। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है मेरे दोस्तों। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SBT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।